Hello students, how are you beta? Fine. In this video lecture we are going to discuss stability of the complexes. Stability of the complexes beta two types की होगी, ठीक है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, और दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। काइनेटिक स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या मतलब होता है, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल बनता है। और थर्मोडायनेमिक में ज़्यादा स्टेबल का मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट कौन बनता है, अपने आप कौन बन जाता है अच्छे से, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि डेल्टा जी क्या है, जिस रिएक्शन के लिए नेगेटिव आए वो सबसे ज़्यादा वो क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और जिसकी डेल्टा जी पॉजिटिव आती है वो थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल रहेगा। फिर आप नेगेटिविटी में जैसे किसी की -4 वैल्यू आ रही है किसी के लिए और किसी की -3 आ रही है, तो ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबल कौन होगा, जिसकी -4 आ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लॉजिकल बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं हम समझने के लिए, आप प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन वाले ग्राफ से भी इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है कौन कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन में ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल हम केवल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का केवल एक ही पार्ट है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आपको मीनिंग बताना था मुझे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में बताने वाला हूँ कि बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। तो आप डाल दोगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसमें एक सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट higher will be the constant, higher will be the stability of complex। ऐसा क्यों, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स? देखो जानते हो तुम डेल्टा जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -RT ln K, ठीक है। अब यहाँ पे ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, उतनी ही ये नेगेटिव आएगी। जितनी ज्यादा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, जैसे तुम यहाँ 1 रखोगे तो जो वैल्यू आएगी इसमें मान लो इसकी जगह 2 रखोगे तो और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जितना ज्यादा तुम K रखोगे उतनी ज्यादा डेल्टा जी क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। और जितना डेल्टा जी नेगेटिव आएगी उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप हो रही होगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब मेरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अभी ये चीज तुम्हारे शायद इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या क्लिक करवाना चाहता हूं, मान लो कि मैंने लिया मेटल प्लस लिगेंड, ठीक है, इससे फॉर्म होता है Ml, ठीक है। तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखूं बेटा K, क्या वैल्यू आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपको 3rd चैप्टर से आना चाहिए या फिर 11th में आपने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां से ये सब चीजें क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा यहाँ पे K की वैल्यू आएगी फिर उस वैल्यू को यहाँ पे रख के देखो, जितनी वैल्यू हाई होगी उतनी डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जितनी ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगी उतनी तुम्हारी बल्ले बल्ले है, ठीक है। उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होगा। कौन सा, ये वाला। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, जब K की वैल्यू हाई है। अगर देखो बेटा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कम जा रही होगी, नीचे वाला एरो कम हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, फिर से मेटल और लिगेंड अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए K की वैल्यू का हायर होना जरूरी है। समझ में आ गई बात, क्रॉस चेक करवा दिया मैंने आपको कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डील करेंगे दो टर्म्स में, एक स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं इसे अब यहां से हटा रहा हूं, इसे लिख लो आप जल्दी से,
लिख लिया। चलो अब बेटा देखो, जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास मेटल है, उससे एक लिगेंड आता है, कोऑर्डिनेट होता है, फॉर्म करता है Ml। अब ये जो Ml फॉर्म हुआ है, इससे फिर से एक लिगेंड आता है, कोऑर्डिनेट करके बनाता है Ml2। इससे Ml2 से फिर से एक लिगेंड आता है, कोऑर्डिनेट करके बनाता है Ml3। फिर Ml3 से एक लिगेंड आता है, कोऑर्डिनेट करके बनाता है Ml4। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती जाती है और लास्ट में क्या आ रहा होगा, MlN-1 प्लस एक लिगेंड जोड़ा तो फॉर्म होगा MlN। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यू हुआ एंड सो ऑन करके लास्ट वाला स्टेप लिख दिया। Ml4 कब बन रहा है, जब उसमें Ml3 में एक लिगेंड जुड़ रहा है। सही, Mln कब बनेगा, जब Mln-1 में एक लिगेंड जुड़ेगा। अगर आप हर स्टेप के लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिखने जाते हो तो यहाँ पे K1 कितना आएगा बेटा बताओ, Ml कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, K2 कितना आएगा बेटा बताओ, K2 इक्वल्स Ml2 अपॉन Ml इंटू L। K3 कितना आएगा, Ml3 अपॉन Ml2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। K4 कितना आएगा बेटा, Ml4, नीचे बस क्या है, इससे एक कम रखो और एक लिगेंड अलग से रख दो, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन बंद करके। इस तरीके से Kn क्या आ रहा होगा बेटा, Mln, और नीचे एक कम कर दो Mln-1, है ना, वो यहां से देख के भी लिख सकते हो आप, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये जो बने हैं K1 K2 K3, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। दूसरा क्या तरीका है, आप यही प्रोडक्ट बनाना चाहते हो और आप क्या करते हो, सिंपल लिख देते हो कि मैंने मेटल लिया, उसमें n नंबर ऑफ लिगेंड जोड़े, सीधे इतने ही लिगेंड ले लो जितना आपको बनाना है, और Mln फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया बेटा, Mln। इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेप फॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी, ओवरऑल स्टेबिलिटी फॉर्मेशन। ठीक है, इसके केस में जो कांस्टेंट आ रहा है इक्विलिब्रियम, देखो मैंने उसे यहां K मान लिया है, तो इसके को मैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे मैं बीटा मान ले रहा हूं। अच्छा, मैं कौन कितने के लिए कर रहा हूं, NH के लिए कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिख दिया बीटा N। क्या लिख दिया बेटा, बीटा N। ठीक है, अब बीटा N का फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इनटू लिगेंड और ऊपर पावर n। पता है ना, कोएफिशिएंट पावर बन जाती है, इतना तो पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से या इक्विलिब्रियम से, ये समझ में आ गया। मान लो अगर मैं मेटल प्लस इसमें 4 लिगेंड जोड़ता हूं तो कंपाउंड मेरा क्या बन रहा होगा, Ml4, जो मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो बीटा 4, ये बेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जनरल फॉर्मूले डिराइव हो गए आपके लिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं कुछ रिलेशन डिराइव करूंगा। बीटा 4 क्या हो गया बेटा, Ml4, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन को, जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है उसमें Ml4 की जो गिवन होगी आपको। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, लिगेंड के ऊपर 4, कोएफिशिएंट को पावर बना देते हैं। समझ में आ गया। इसको देना, देखो बेटा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ आई वांट टू जनरेट रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज। अच्छा, ये जो बीटा है इसको बोलते हैं बेटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा। ठीक है, और के क्या था, स्टेप वाइज।
ठीक है, मैं अब रिलेशन डेवलप करना चाहता हूं, रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। देखो बीटा क्या है, मैं थोड़ा सा जनरल केस ले रहा हूं, यहां पे नहीं जा रहा हूं एन पे, यहां से ज्यादा समझ में आएगा इसलिए मैं ये ले रहा हूं। जैसे बेटा बीटा 4 है, मान लो मैंने ML4 तक बनाया है, मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, मेरी रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गई, ML3 + L ML4 बना, यहां से आगे नहीं करनी है रिएक्शन, ऐसे ही यहां पे मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो इससे ही मैं आपको रिलेशन डिराइव करके दिखा दूंगा, यहां से नीचे से इसको काट दो, ये नहीं लिखना है अब तो मैं रिलेशन डिराइव करने के लिए ये एक बार लिख लो, उसके बाद सीधा जब रिलेशन में बीटा 4 के हिसाब से निकाल रहा हूं। बेटा बीटा 4 क्या है बताओ, ML4 अपॉन ML3 और नीचे L, यही तो है। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बाय ML, ML2 एंड ML3, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट में मिटा रहा हूं, नहीं तो एकदम घुछड़म पुछड़ा हो जाएगी सब। देखो जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, बीटा 4 इक्वस ऊपर क्या लिखा है ML4 एज इट इज लिखा रहने दो, ML3 और L मल्टीप्लाई करो जरा, ऊपर आएगा ML का मल्टीप्लाई किया, ML2 का मल्टीप्लाई किया और ML3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां भी ML का मल्टीप्लाई किया, ML2 का मल्टीप्लाई किया और ML3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बीटा 4 क्या बनता है, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं M और L, सॉरी बेटा ये तो आएगा ही नहीं, ऊपर है ही नहीं तो कहां से जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, ML है सिंगल वाली, ठीक है, नीचे M और L। देखो ये मैंने लिख दी, जो मैंने लिख दिया उन्हें मैं काटता जा रहा हूं, सिंपल, ऐसा मत समझना मैं मतलब कट कर रहा हूं। अच्छा बीटा 4 यहां पे ML का पावर 4 भी है, ठीक है, ये शायद मैं लिखना भूल गया, मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। मैंने L में से 4 में से 3 लिख लिए, सॉरी 1 लिख लिया, 3 रह गए, ठीक है। सेकंड पार्ट लिख रहा हूं बेटा ML2, नीचे ML आ गया और आ गया एक लिगेंड, ठीक है। अब मैंने क्या क्या लिख लिया, ऊपर से ML2 लिख लिया, नीचे से अब यहां पे 2 बचे और ML चला गया, ठीक है ना, सॉरी ये भी गलत लिख रखा है, सही कर लो बेटा थोड़ा, हाँ नहीं तो मैं बोला गड़बड़ कैसे हो रही है, ठीक है अब सही है। ये मेटल भी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट लिख रहा हूं बेटा ML3 अपॉन ML2 इंटू L, ML2 गया यहां से ML3 गया, ये लिख लिया है मैंने इसलिए काट रहा हूं, ये मत समझना काट रहा हूं मैं ऊपर से नीचे, ये नहीं कर रहा हूं मैं, जिससे तुम्हें क्लिक होती जाए चीजें। और यहां से 3 लिगेंड लिख चुका हूं मैं, ठीक है। चौथा बचता है ML4 अपॉन ML3 इंटू एक लिगेंड। देखो ये चारों लिगेंड लिख लिए, अब हटाओ इन्हें, ML3 भी लिख लिया, ML4 भी लिख लिया, अब कुछ भी नहीं बचा यहां, सब कट चुके हैं, सब मैं नीचे लिख चुका हूं, थोड़ा रीअरेंज किया है मैंने, ये जो मल्टीप्लाई किया इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। देखो बेटा ठीक से थोड़ा, ML अपॉन M इंटू L किसकी वैल्यू थी, K1 की, दिख रहा है। तो क्या मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं नीचे K1, मतलब बीटा 4 इक्वल टू K1 इंटू
ml2 अपॉन ml इंटू एल किसकी वैल्यू है, K2 की, ये रही आपके सामने, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाई थी, K2। K3 की क्या है, ml3 अपॉन ml2 इंटू एल, ml3 इंटू ml3 बाय ml2 इंटू एल। K3 लिख सकता हूं इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऐसे K4 आ जाएगा, ये आ गया K4। मतलब बीटा 4 क्या हो गया, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट टू फॉर्म ML4 कॉम्प्लेक्स एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट टू फॉर्म ML4। सिंपल, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बीटा n और Kn का डिराइव करना चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 एंड सो ऑन लास्ट में Kn। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में, आपको बीटा n की वैल्यू दे देगा या इन सब की वैल्यूज दे देगा, जितने भी स्टेप्स तक वो जा रहा है, और आपको बीटा n कैलकुलेट करवा देगा, या फिर किसी एक स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट जैसे K2 पूछ लेता है, बाकी सब गिवन होगा, ठीक है। और इसे सिंपल बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल लॉग ले लो, लॉग ले लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यही रिलेशन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बीटा n इक्वल टू, मल्टीप्लाई वाले का जब लॉग लेते हैं तो सब प्लस में आ जाते हैं, मतलब लॉग K1 प्लस लॉग K2, ठीक है बेटा, प्लस एंड सो ऑन लास्ट में आ जाएगा प्लस लॉग Kn। ये फॉर्मूला आ गया डिराइव होके, ये वाला, इसे हटा रहा हूं। ये आ गया आपके सामने लॉग Kn, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब तक आप ये लिखो, मैं मिटा रहा हूं। आपको बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे Cu ने NH3 से, Cu+2 ने NH3 एक्वियस से रिएक्शन की क्या फॉर्म किया, CuNH3 का होल CuNH3 फॉर्म किया, सबसे पहले CuNH3, ठीक है, ऊपर आ गया 2+। नेक्स्ट फिर से ये CuNH3 ऊपर 2+, इसकी रिएक्शन आप कराते हो और एक NH3 से एक्वियस से, तो और एक लिगेंड ऐड होगा और ये बन जाएगा CuNH3 का होल ट्वाइस ऊपर 2+, ठीक है। ये सब गिवन है आपको, ठीक है। और फिर दे रखा है CuNH3 का होल ट्वाइस, फिर से इसमें एक NH3 ऐड करवाया, ठीक है। ये 2+ मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्वियस स्टेट में, तो ये बना CuNH3 होल थ्राइस और ऊपर 2+, ठीक है बेटा। और CuNH3 होल थ्राइस एक्वियस 2+ में अमोनिया एक्वियस फिर से ऐड किया, तो क्या बना CuNH3 होल 4 2+ बना। आपको गिवन है, ठीक है। देखो ये बुक में है, लेकिन ये बुक में इतना डिटेल में नहीं है, केवल शॉर्ट में लिख के छोड़ दिया, 2 स्टेप लिखे हैं उसने, ठीक है। K1 K2 दे दिया है, ठीक है। फिर उसने क्या दे रखा है बुक में आपको, log K1 की वैल्यू दे रखी है, log K2 की वैल्यू दे रखी है, log K3 की वैल्यू दे रखी है, log ऑफ K4 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि यहां पे log बीटा 4 कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट के 30 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंपल log बीटा 4 इक्वल टू सबको जोड़ दो, 4 + 3.2 + 2.7 + 2, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 11.9 आ जाएगा। ये आ गई log बीटा 4 की वैल्यू। अगर बीटा 4 चाहिए तो क्या आ जाएगा, 10 raised to 11.9 आ जाएगा, एंटी लॉग ले लो, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हो। दूसरी बात, यहां पे जो K1 है वो आपको फॉर्मेशन कांस्टेंट है, मतलब आपने Cu और NH3 को मिलाया तो ये फॉर्म हुआ, तो यहां जो K1 है वो क्या है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स को आप Cu और NH3 में अलग अलग तोड़ रहे होते, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट के। समझ में आ रहा है ना, कोई मतलब जितनी एनर्जी आपको फॉर्म करने के लिए देनी पड़ रही है उतनी ही एनर्जी आपको डिसोसिएट करने के लिए देनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको याद रखना पड़ेगा, इन जनरल अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है और बार बार आपको K1, K2, K3, K4 मिल रहे हैं, तो हमेशा इन जनरल, ये कभी कभी चेंज हो जाता है लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, K1 हमेशा ज्यादा रहेगा K2, देन K3, देन K4। लेकिन कहीं कहीं ये चीजें चेंज हो जाती हैं क्योंकि एंट्रोपी चेंज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, तो इन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जनरल क्या है, सबसे पहले स्टेप का सबसे ज्यादा, देन ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पे बेटा ये आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और मैंने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है ज़्यादा डिटेल में कि अब फिर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन वो सब आपके कोर्स में है नहीं, जितना है उतना मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, चैप्टर भी यहीं पे आपका कंप्लीट होता है, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।